हेलो ऑल, आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। एज यू ऑल नो दैट कि अभी जो सी एस एग्जीक्यूटिव प्लस सी एस प्रोफेशनल के रिजल्ट आए हैं जो अभी 25th फेब को आए थे, राइट। तो इसमें यूनिक एकेडमी फॉर कॉमर्स से बहुत सारे रैंकर्स आए जिसमें टोटल 21 रैंकर्स है। 6 रैंकर्स फ्रॉम सी एस प्रोफेशनल और 15 रैंक्स फ्रॉम सी एस एग्जीक्यूटिव, राइट। तो उसमें से ही अपने एक रैंकर है जिनका नाम है अंकुश जिंदल, जिन्होंने ए आई आर 16 ऑल ओवर इंडिया में जिनका 16वां रैंक है। आज हम उनकी जर्नी के बारे में जानेंगे कि उन्होंने सीएस प्रोफेशनल कैसे प्रिपेयर किया था, उनका ओवरऑल पढ़ाई कैसे हुआ, उनका यूनिक के साथ कैसा एक्सपीरियंस था, और जो अपकमिंग स्टूडेंट्स हैं जो अभी सीएस प्रोफेशनल का एग्जाम देंगे जून 26 में, तो उनके लिए उनके कुछ गाइडेंस, उनके टिप्स, राइट। तो सी यू। कैसे हो अंकश सर, कैसे हो? बिल्कुल बढ़िया सर। आप बताइए सर। सब सबसे पहले बढ़िया तो सब। गुड मॉर्निंग गुड एंड मॉर्निंग, हेलो गुड टू मॉर्निंग एवरी भाई। कलीग्स। सभी को गुड बहुत बहुत जी बाकी सर। कैसे हो आप? आपका थोड़ा सा बैकग्राउंड बताएंगे कि आप कहाँ से हो, आपने स्कूलिंग एजुकेशन आपका कैसे हुआ, और सीएस आपने कैसे सेलेक्ट किया, आपका बेसिक बैकग्राउंड। तो सर सबसे पहले मैं होम टाउन मेरा श्री गंगानगर है राजस्थान से। तो 12th तक मैंने यहीं पे स्कूलिंग करी है अपनी। उसके बाद में क्या है, मैंने सीए चालू किया था। एक्चुअली पहला जो मैंने था सीए स्टार्ट किया था। मैंने सीए फाउंडेशन की स्टार्ट करी। मैंने सीए फाउंडेशन फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हुआ। उसके बाद में सीएस इंटरमीडिएट स्टार्ट किया। सीएस इंटरमीडिएट बोथ ग्रुप फर्स्ट अटेम्प्ट में हुआ। तो मैं आर्टिकलशिप करने के लिए जयपुर गया फिर। तो आर्टिकलशिप मेरी पूरी जयपुर से हुई है। तो ड्यूरिंग द आर्टिकलशिप क्या था कि वहाँ पे 30-35 बच्चे थे, तो सभी कुछ ना कुछ के एक सेकंड डिग्री कर रहे, जैसे बी कॉम कर रहे, एम कॉम कर रहे, कुछ भी लो कर रहे। तो मेरे को ऐसा थोड़ा फोमो रहता था। मैंने क्या 12th के बाद कॉलेज नहीं किया, सीधा सीए चालू किया था। तो मेरे को लगता कि यार सभी कुछ ना कुछ कर रहे हैं साथ में तो मेरा सिर्फ सीए रह जाएगा, कुछ ना कुछ और साथ में करते हैं। तो मैंने कहा यार बी कॉम तो चलो ठीक है, कॉलेज तो जाना तो होगा नहीं, बस सिर्फ पेपर देने वाली बात है। तो प्रोफेशनल डिग्री कर लेते हैं एक साथ में। तो उसका थोड़ा एज भी रहता है। और क्या है, काफी टीचर्स का भी सुना है कि सी एस तो ऐसा थोड़ा वो भी रहता था इंस्पायर होकर उनसे कि यार सभी ऐसा करते हैं तो लोग अच्छा लगता है नाम के आगे दो दो डिग्री होती है। तो इसलिए मैंने सीएस चालू किया फिर आर्टिकलशिप के साथ में। सीएसडब्ल्यूटी तो मतलब एक बेसिक, चलो एक ही दिन में सारे एग्जाम, 4 एग्जाम हो गए, 2 घंटे में हो गया। उसके बाद में एग्जीक्यूटिव के लिए मैंने फिर यूनिक से चालू किया था। बहुत ग्रुप दिए थे फर्स्ट अटेम्प्ट में, और ऑल इंडिया रैंक 15 आया था मेरा उसमें। आर्टिकलशिप के साथ में किया था। तो अभी वो February 25 का, February 25 को रिजल्ट आया था एग्जीक्यूटिव का, उसमें ऑल इंडिया रैंक 15 आया। उसके बाद में प्रोफेशनल की जर्नी भी फिर मैंने यूनिक से स्टार्ट करी। तो उसके लिए आर्टिकल्स के साथ में चलो जैसा भी टाइम मिलता था, तो मेरा सिलेबस ऐसा नहीं है कि मेरा चलो 10-12 रिवीजन हुए होंगे। आपको सर शायद याद होगा, मेरा सिलेबस में आपको बोल गया था कि मेरा कुछ वो लैपटॉप में इशू आ रहा है मेरे को स्विच करने गए। तो मेरा लगभग अक्टूबर एंड तक जाके सिलेबस कंप्लीट होगा। मेरे को डेट भी याद है, 25 अक्टूबर को मेरा सिलेबस कंप्लीट हुआ था प्रोफेशनल का। तो अभी सिर्फ 1-1.5 महीना बचा था उसके लिए। तो उसमें मैंने क्या किया, एक बार हाथ के नीचे जितनी भी किताबें हैं, सब निकाली, उससे किया। जो भी अपने पास्ट एग्जाम रहते हैं वो सब सोल्व किए। और उसके बाद में ऐसा लग तो नहीं रहा था ऑल इंडिया रैंक आएगा, क्योंकि एक दो पेपर मेरे को लग रहा था थोड़ा अटक सकता है। लेकिन जब रैंक देखा तो सबसे पहले मैंने मार्क्स कैलकुलेट किया। मैंने कहा 55 के ऊपर जा रही है क्या जैसे नहीं, आप 55 के ऊपर जा रहे तो रैंक तो आया होगा। फिर देखा तो ऑल इंडिया रैंक 16 था, और जयपुर के अंदर पहला रैंक था, टॉपर। जयपुर में टॉप किया था सर। बहुत के बढ़िया बाद में भाई, अभी बहुत बढ़िया। 27 फरवरी को आर्टिकलशिप कंप्लीट हुई मेरी सीए की। और अभी September 26 में फाइनल का अटेम्प्ट है। परफेक्ट। तो मतलब आपका सीए प्लस सीएस फाइनल, यस। बराबर। यस। तो मतलब आपका सीएस फाइनल आपने कंप्लीट किया विथ रैंक, सीएस जी एग्जीक्यूटिव सर। कंप्लीट किया आपने विथ रैंक। सीएस एग्जीक्यूटिव यस सर। आपका अटेम्प्ट कौन सा था? फर्स्ट था सर। वो नहीं था नहीं, मतलब दिसंबर कौन सा सा? 24। 24। हाँ, एक साल पहले। ओके मतलब ठीक है। February 25 में रिजल्ट आया था उसका। परफेक्ट, वेरी गुड। तो आपने दिसंबर 25 दिया, यस। और फिर अभी आप सीए फाइनल दे रहे हो 2026 सितंबर में। में। यस सर। परफेक्ट परफेक्ट भाई, मतलब आपका भी सीएस अंकुश जिंदल। परफेक्ट है जी भाई, सर। परफेक्ट। यस। अच्छा, तो मुझे तो एक बात बता दो कि ये 2 बार रैंक लाने की रेसिपी क्या है? मतलब बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो सोचते हैं कि रैंक लाना है, बट हम्म। उसके लिए आपके हिसाब से क्या हार्ड वर्क, स्मार्ट वर्क क्या करना चाहिए तब जाके रैंक आता है? एक जनरल आपका एक प्रोसेस जो भी रहा है कंसिस्टेंसी वाला, वो बताओ प्लीज। ओके। तो सर सबसे हार्ड वर्क तो सभी करते हैं, जैसे रैंक काउंटर भी करते हैं, और जो पास होते हैं वो भी करते हैं, जो नहीं हो पाता किसी वजह से वो भी हार्ड वर्क तो सभी करते हैं। बट थोड़ा सा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करने के लिए अपने को थोड़ा स्मार्ट वर्क में मिलाना पड़ता है उसके अंदर। और चलो वो सभी बात ठीक है, सभी जानते हैं कि अपने को पास्ट ईयर एग्जाम्स करने हैं, राइटिंग प्रैक्टिस एक बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन उसके साथ साथ मुझे लगता है जो एक की फैक्टर रहता है वो रहता है कॉन्फिडेंस का। मेरे से कोई भी, मेरे दोस्त वगैरह पूछते हैं यार तो क्या खा के जाता है पेपर में, बैक टू बैक रैंक लिया है। तो सबको एक ही बात बोलता हूँ कि बात ऐसा है सर कि अपना रिजल्ट आता है 25 अगस्त या फरवरी, जो भी डेट रहती है। बट उससे पहले जो अपना एक्चुअल रिजल्ट है ना, वो डिसाइड हो जाता है 21 से 28 अपने पेपर देते हैं, और वो भी 2 बजे के पहले वाले टाइम पे।
1 से लेके 2 बजे आप एग्जाम हॉल के बाहर रहते हो ना, वहां पे आपका रिजल्ट डिसाइड हो जाता है कि क्या आने वाला है। 80% रोल इसका मेरे को लगता है कि बिल्कुल बहुत ज्यादा इफेक्ट करते हैं वो चीजें। आप वहां पे जाके किस तरह के मतलब जो भी आपकी सराउंडिंग में ग्रुप खड़ा है वहां पे जाके बातें करते हो, वो आपको क्या बोलते हैं, वो आपका 1 घंटा के अंदर जो माइंड सेट रहता है ना, वो आपका डिसाइड करता है कि आने वाले 3 घंटे कैसे हैं और फिर 25 तारीख को क्या रिजल्ट आने वाला है। बहुत तो मैं तो यही फॉलो करता सर, एग्जाम हॉल में गया तो सभी बच्चे कोई होते हैं कि 5 अटेम्प्ट से पेपर दे रहे हैं या 7 अटेम्प्ट से दे रहे हैं, इतना डिफिकल्ट आता है। चलो सीए वालों को टैक्स मैन बोलते हैं, टैक्स में तो हो जाएगा, बाकी पेपर तो यार थ्योरी है बहुत ज्यादा डिफिकल्ट रहता है। एग्जीक्यूटिव हो गया, अगर प्रोफेशनल तो बिल्कुल यार ऐसा। मैंने एक चीज करता था सर, एग्जाम हॉल में गया, आधा घंटा पहले पहुंचा, अपने किसी किसी भी दोस्त को फोन फोन लगाया, आधे घंटे उससे मस्त बातें करी। और बातें भी पढ़ाई से रिलेटेड नहीं, एक भी कि क्वेश्चन में आज ये पेपर है वो है, सब फालतू की जितनी बातें थी, जितनी बातें आजू बाजू की सब बातें करते उसे, फिर जब एग्जाम ना बैग रख के एग्जाम हॉल के अंदर जाने का तब अंदर जाता, पेपर दे के बाहर आता सीधा पीजी पे। ये बिल्कुल रहता था। और जो हमने समझा था कि यार हाँ हो जाएगा, मुझसे हो जाएगा, एक मैनिफेस्टेशन भी होता है, वो भी काम करता है बिल्कुल। मैं तो क्या, मैं जो भी बुक्स नोटबुक्स है, मेरा डे वन से सीए फाउंडेशन जब चालू किया, मैं उसमें लिखता था सीए अंकुश जिंदल। जितने भी मेरी बुक्स नोटबुक्स सब पे सीए अंकुश जिंदल। जिस दिन मैंने जब सीएस में रजिस्ट्रेशन करवाया, पीए सीएस अंकुश जिंदल, बिल्कुल माइंड, और ऐसा कि थॉट कि यार एक बार में नहीं हुआ तो सेकंड अटेम्प्ट दे देंगे। मैंने ऑप्शन ही नहीं रखा सर कि सेकंड अटेम्प्ट कोई ऑप्शन भी है मेरे पास में। एक बार देना है, दोनों ग्रुप देना है और एक साथ छोड़ने गए। ये माइंडसेट के साथ रखेंगे तो हो जाता है सर, इतना डिफिकल्ट नहीं है। परफेक्ट। और जो मतलब यार हार्डवर्क की मेहनत है वो मानना तो है ही पड़ेगा सर। आपको, मानना पड़ेगा भाई कि 2 बार रैंक लाना कोई छोटी बात नहीं है, और ऊपर से बिल्कुल सर। आपके रैंक्स भी ऐसे हैं कि मैं तो गारंटी से बोल सकता हूँ जो प्रोसेस से आप गए हो, तो डेफिनेटली वी कैन अश्योर यू कि आपका सीए फाइनल में भी फिर से रैंक आए। अरे सर, नो डाउट अबाउट इट। बहुत बढ़िया। इस बात पे एक बात बोलता सर, कभी घर वाले जैसे मेरे पेरेंट्स भी यही बोल रहे थे कि यार सीए में भी आ जाएगा तेरा रैंक। बोला मम्मी यार सीए में कंपटीशन मतलब काफी ज्यादा टफ है, बच्चे भी बहुत ज्यादा है एक तो। उस वजह से क्या है, मैंने कहा जो लाते हैं ना रैंक, वो उनका दिमाग थोड़ा है, वो एलियन जैसे बच्चे होते हैं, नॉर्मल नहीं होते हैं। तो मम्मी बोली भी तेरा रैंक आया, तेरे लिए भी बच्चे बोलते होंगे कि ये बच्चे मम्मी एलियन है, नॉर्मल इंसान है। फैक्ट है। नहीं, ये तो फैक्ट है भाई, ये तो मानना पड़ेगा। नो डाउट अबाउट इट। बट मुझे एक जेन्युइन क्वेश्चन है कि आपका जो बैकग्राउंड रहा, आपने सीए प्लस सीएस ये तो सोचा ही है, बट आपको क्या लगता है कि ये जो पढ़ाई आपने जो किया था कि जस्ट बुक के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा था, या आपने प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू भी देखा, या मतलब क्या आपको लगता है कि बहुत जरूरी है पढ़ाई करते वक्त? सर प्रैक्टिकल तो बिल्कुल जरूरी है, जैसे भी मैंने पहले भी लास्ट में बोला था, जैसे आपकी क्लासेस होती है, तो मैं सबको बोलता हूँ कि यार पवन सर जो पढ़ाते हैं ना, उनको क्या प्रैक्टिकल नॉलेज बहुत है यार, 10 साल से प्रैक्टिस के अंदर है सर। तो क्या चीजें कनेक्ट हो पाती है बहुत अच्छे से। ऑडिट सब्जेक्ट क्या है, अपने बोलते हैं कि बहुत बोरिंग सब्जेक्ट है ऑडिट, यार कितने थ्योरी थ्योरी सब पढ़ते रहो। लेकिन अगर उसको प्रैक्टिकल से कनेक्ट कर देना कि आप ऑडिट कर रहे हो, 10 साल से कर रहे हो, फर्म के अंदर पार्टनर है, तो वो चीजों के साथ जो एक टीचर कनेक्ट कर पाता है और एक जो होता है सिर्फ जो बुक से पढ़ा रहा है, उन दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस हो जाता है। जब तक आप प्रैक्टिकल नॉलेज का कनेक्ट करके एग्जांपल के साथ कनेक्ट करके, जैसे आप रियल लाइफ एग्जांपल दे सकते हो कि ये कंपनी का ऐसा हुआ तो उसमें ये लगता है, ये कंपनी ऐसा है, तो वो बहुत इजी बना देता है चीजों को। तो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट लेकर पढ़ना तो बेस्ट रहता है। उससे बड़ा तो मतलब मेरे को लगता है कि हाँ सिर्फ हमने बुक पढ़ते रहें तो एक टाइम में बोरियत आ जाती है। प्रैक्टिकल में वो दिक्कत नहीं रहती है, और अपने कितने भी घंटे क्लास खींचते रहे तो मजा आता है बल्कि। परफेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये है कि यूनिक ही क्यों? मतलब आपने जब भी यूनिक डिसाइड किया था, चाहे वो एग्जीक्यूटिव हो गया, प्रोफेशनल हो गया, और आपका रैंक आने के बाद में भी आपने प्रोफेशनल कंटिन्यू किया, और क्या जी। आपको लगा कि यूनिक आपके पूरे जर्नी के लिए वर्थ था? बिल्कुल सर, वर्थ तो देखो, रिजल्ट खुद बोलते हैं सर वर्थ इट तो, क्योंकि रिजल्ट आता है तो पता रहता है। अब मैंने क्या स्टार्ट किया था, सीएसडब्ल्यूटी के लिए तो क्लास नहीं लेती थी, तो एग्जीक्यूटिव के लिए मैंने यूट्यूब पे सर्च किया था क्लासेस, तो सबसे ऊपर वो मोदी सर अबर सर के लेक्चर्स आते थे कंपनी लोगों के लिए। तो वो मैंने लगाना शुरू किया, तो एग्जीक्यूटिव मेरा ऐसे निकला था। मतलब मेरा पेड कोर्स नहीं था, मैंने यूट्यूब से पूरे मैराथन रिवीजन लगा के किया था। तो क्या यूनिक के टीचर्स का आता था, तो एक क्या वाइब सेट हो जाती है। अब आप प्रोफेशनल में फिर ये नहीं देखते कि यार मैं टीचर कौन सा देखूं, एक बार आपकी जिससे वाइब सेट हो गई तो आपका ये रहता है क्या ये करवा देगा मेरे को, ट्रस्ट एक है ना, ट्रस्ट फैक्टर बन जाते हैं। तो होता है कि यहाँ एग्जीक्यूटिव बनाया तो प्रोफेशनल भी कराई देंगे, उसमें ये कोई किंतु परंतु नहीं है। फिर क्या यार कोई हो सकता है प्रोफेशनल के लिए नहीं हो, या ऐसा ऐसी कोई बात नहीं थी। तो मैं फिर ब्लाइंड फेथ करते हुए ना एग्जी वो प्रोफेशनल के लिए एनरोल करवा लिया। और एक अपने अलग फैक्टर देखे तो सबसे बेस्ट चीज जो मेरे को यूनिक की लगी कि हर एक टीचर एक चैप्टर पढ़ा, उसके बाद में पास्ट ईयर एग्जाम करवाता है उसके खोल के। पास्ट ईयर एग्जाम पेपर खोलते हैं और वो देखते हैं कि इस चैप्टर से ये क्वेश्चन आया था, दो पास्ट ईयर एग्जाम क्वेश्चन देख के वो करवाते हैं। तो वो चीज मेरे को सबसे बेस्ट लगी कि बच्चे के मन में ये नहीं रहता कि यार बुक से तो पढ़ लिया, पेपर में क्या सवाल आ रहा है वो मेरे को नहीं पता लग पा रहा है, कि हो सकता है पेपर में कुछ और ही सवाल आ जाए या कुछ केस स्टडी ऐसी बन के आ जाए। तो वो अगर अपने क्लास में उस पर्टिकुलर चैप्टर के बाद कर लेते हैं तो वो इजी बन जाता है। परफेक्ट।
सबसे मेजर डाउट जो बच्चों का आता है कि कितने घंटे पढ़ाई करने चाहिए, क्लासेस कैसे होने चाहिए, और क्लास होने के बाद में सेल्फ स्टडी कैसे करना चाहिए, सो दैट दे कैन पास इट इजीली। तो आपके हिसाब से कुछ इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस जो अपकमिंग स्टूडेंट्स है, जो जून 26 में देने वाले हैं, सीएस प्रोफेशनल या कोई सीएस एग्जीक्यूटिव जो भी दे रहा है, यूनिक के जितने अपने स्टूडेंट जो अभी वीडियो देख रहे हैं, उनके लिए आपके क्या क्या गाइडेंस पॉइंट्स रहेंगे? सर देखो, घंटे तो आपकी अवेलेबिलिटी पे डिपेंड करते हैं यार। जैसे बहुत से बच्चे ऐसे होंगे जो साथ ही साथ कुछ और कर रहे हैं, जिनका कॉलेज है या कोई और कुछ कर रहे हैं। तो आपकी एक बार क्लास पूरी होने के बाद में आप एक बार तो उसको डे एंड के ऊपर जितना भी आपने दिन का किया है उसको एक बार गो थ्रू कर लीजिए। क्योंकि अगर वो छूटता रहेगा ना तो एक काइंड ऑफ बैकलॉग हो जाता है, वो भी रिवीजन का भी आपका बैकलॉग बन जाता है। इसलिए जो डे का हुआ है वो तो आप साथ साथ कर लीजिए। बाकी उसके बाद में मिनिमम एक दो रिवीजन आपके हो जाने चाहिए एक बार पूरा खुद से बुक से। क्योंकि एक मैंने देखा है बच्चों का रहता है कि पहले रेगुलर लेक्चर लगा लिया, फिर अपने रिवीजन लेक्चर्स लगा लिए, फिर मैराथन लगा लिए, फिर टीचर को बोलते हैं सर कुछ और भी दे दो। तो उसकी वजह क्या है, एक बार रेगुलर जब आपने लगा लिया उसके बाद में आप रिवीजन जब तक रेफर करिए जब आपको कुछ नीड लग रही है उसकी। यार मैं कोई टॉपिक थोड़ा डिफिकल्ट जा रहा है तो मैं रिवीजन लगा रहा हूँ। उसके बाद में जब पेपर के एक दिन पहले तो आपको अगर सेल्फ से अच्छा लगे तो सेल्फी, नहीं तो मैराथन है वो बिल्कुल चल जाता है। तो ये ऐसा नहीं है कि बस क्लासेस ही देखे जा रहे। और सबसे मेन मेरे को लगता है कि सर एक ना मैंने जो फॉलो किया था दोनों टाइम पे कि जैसे एग्जाम के पहले तुमको एक दिन मिलता है रिवीजन का पूरा। एक दिन भी चलो मान लो कभी कि शाम का थोड़ा टाइम और सुबह का। तो अपने तुम एग्जाम के 8 दिन के पहले भी अपने 8 दिन ऐसे रखो कि मैं रोज एक पेपर उठाऊं और वो एक सब्जेक्ट पूरा सुबह से लेकर शाम तक रिवाइज कर पा रहा हूँ या नहीं कर पा रहा हूँ। अब अगर उधर उस एक दिन में 80% कवरेज हो रहा है ना, तो मतलब मैंने उसको इतना कंसाइज कर लिया कि मैं उस जब एक्चुअल में एग्जाम होंगे तब मैं उस एग्जाम एक पेपर को पूरा निकाल पा रहा हूँ वहां से। ये तो क्या होता है बच्चे का रहता है कि 3 4 दिन लेते हैं पहले एक सब्जेक्ट के डिवीजन के लिए, फिर एग्जाम देने के एक दिन पहले वो पूरा कंप्लीट नहीं कर पाते हैं। तो किसी का 30% हुआ, 40% हुआ, फिर वो पैनिक में आ जाता है कि यार अभी तो रिवीजन आधा ही हुआ, कल पेपर है मेरा। तो इसलिए आप क्या एक हफ्ता पहले खाली निकालिए अपना पेपर से और कोशिश कीजिए कि मिनिमम 80% आप उसको रिवाइज कर पा रहे हो एक दिन के अंदर। और अगर नहीं कर पा रहे तो आपको देखना है कि अब मैं एग्जाम के पहले कैसे कर सकता हूँ, कोई और तरीका निकालता हूँ, कोई मैराथन वीडियो से करता हूँ या कैसे करता हूँ। तो आपको पैनिक नहीं होगा फिर एग्जाम के अंदर। ये एक मेजर मुझे लगता है पॉइंट। परफेक्ट। और सबसे इम्पोर्टेंट, जब रिजल्ट आया, वो एक्सपीरियंस कैसा था ओवरऑल? मतलब नो डाउट ये जर्नी बहुत बढ़िया रही, ये जर्नी में आपके घर बिल्कुल। वालों का कंट्रीब्यूशन बहुत बड़ा रहेगा। मतलब हम तो बिल्कुल सिर्फ सर। 1% कंट्रीब्यूशन है क्योंकि हम तो मेंटर है, बाकी पूरी मेहनत आपकी है, आपका फ्रेंड सर्कल, आपका फैमिली, ओवरऑल आपका जर्नी का एक्सपीरियंस कैसा था? अब बिल्कुल सर, टीचर का भी मुझे लगता है कि आप 1% तो आप बहुत कम बोल रहे हो। मतलब 50% रोल टीचर्स का रहता ही है, बिल्कुल रहता है। एंड तक सपोर्ट करना कि कभी भी कोई भी क्वेरी है व्हाट्सएप इंस्टाग्राम पे इंस्टेंट रिप्लाई आना, मतलब वो एक टीचर का सपोर्ट बहुत रहता है। उसके बाद में पेरेंट्स का तो क्या है, अपने जब भी कोई इंटरव्यू होता है तो बच्चे का अपने को एफर्ट दिखता है, टीचर्स का दिखता है। और जो बैकग्राउंड में वॉल खड़ी रहती है ना, वो वॉल पेरेंट्स ही होते हैं। कि यार कुछ भी सपोर्ट है, कुछ भी तेरे को नीड है, कभी भी ऐसा नहीं लगता कि यार कुछ भी लेक्चर्स लेने हैं, बुक्स, मतलब कुछ के भी पेरेंट्स कभी मना नहीं करते ना। ये कहते हैं यार तू ये काम कर दे, उनको दिखता है ना जब यहाँ बच्चा पढ़ रहा है तो उनको भी रहता है कि यार वो मेहनत करे, अपने उसको डिस्टर्ब नहीं करते हैं। और उनकी प्रे रहती है। मेरी मम्मा का कैसा था, जब मैं एग्जाम देने जाता हूँ तो 3 घंटे प्रॉपर पूजा घर पे बैठ के मम्मी पूजा करती थी। प्रॉपर 3 घंटे 2 से लेके 5, और सभी पेपर्स में, एग्जीक्यूटिव में, सीए इंटर में, सीएस प्रोफेशनल में, वो रहता था मम्मा का कि यार वो पेपर देने गया मैं पूजा कर रही हूँ। और उल्टा मुझसे ज्यादा वो मैनिफेस्ट करते थे कि रैंक आएगी, रैंक आएगी, रैंक आएगी। तो वो सपोर्ट रहता है। और कुछ फ्रेंड्स अभी जो अपने जो बिल्कुल गरीब रहते हैं उनका प्रॉपर मोटिवेशन देके है, घर वालों के सामने नहीं बोल सकते कि आज मेरे को डाउन लग रहा है। तो लेकिन अपने फ्रेंड जो होते हैं इसी सर्कल के अंदर जो ये पढ़ रहे हैं उनको रहता है कि हाँ, तो वो समझते हैं ये चीज, या ये अभी क्या फ्रस्ट्रेशन हो रहा है जो हो रहा है, तो उनका भी बहुत मोरल सपोर्ट रहता है टाइम टू टाइम, तो वो बहुत नेसेसरी है। और अगर किसी के इन केस किसी के पास वो चीज नहीं है कि यार ऐसा फ्रेंड सर्कल नहीं है, तो वो उनको खुद के अंदर से लानी चाहिए कि यार अगर नहीं हुआ तो क्या। जैसे कहते हैं कि बॉल के ऊपर लगा लो कि अगर मेरे को एक दिन ये अचीव करना है, और उसका पॉजिटिव अगर अपने देखें तो अगर ये अचीव नहीं होगा तो क्या होगा। वो ज्यादा डर अपने को रहता है कि अंदर से आग लाता है कि यार ये अगर नहीं होगा तो 5 साल बाद में अपने कहाँ पे खड़े हैं अगर ये नहीं पॉसिबल हुआ तो वो चीज वो अपने अंदर से आता है कि यार करना ही है और कोई ऑप्शन नहीं है। ये चीज़। बहुत बढ़िया अंकुश भाई। भगवान करे आपके डिग्रीज की लाइन लग जाए, आपको विजिटिंग कार्ड ऐसे बनाते टाइम आपको ऐसे जगह कम पड़ जाए। बहुत बढ़िया। मतलब मैं तो और चाहूंगा सर कि एक पॉइंट जब और भी कहूंगा रैंक का अपने यूनिक को, अभी। यस यस, आप जब भी आपको समय रहे तो प्लीज आप यूनिक के स्टूडेंट्स के लिए अवेलेबल रहो। हमको कुछ भी बिल्कुल लगे, सर, कोई चाहे इशू एग्जीक्यूटिव के स्टूडेंट या प्रोफेशनल के लिए कुछ मेंटरशिप सेशंस लेने हैं, नहीं। तो हम आपको जरूर इनवाइट करेंगे, सो दैट श्योर आपका सर, जो भी जर्नी माई रहा, प्लेजर जो सर। आपने सक्सेस लिया हुआ है, हम चाहेंगे कि बाकी जितने स्टूडेंट्स हैं उनको जरूर हेल्प हो। राइट। थैंक श्योर यू श्योर सो श्योर। मच। और कुछ बोलना हाँ, एक चाहोगे? चीज और सर,
अभी सर रैंक का एक पॉइंट और था कि अभी जैसे मैंने आर्टिकलशिप तो सी का किया था, तो ये 21 मंथ का वो सीएस का नहीं करना था। बट जैसे ही मैंने रिजल्ट लिंक्डइन पे पोस्ट किया, मेरे को टीसीएस हेड ऑफिस कोलकाता एंड आईटीसी कोलकाता और रिलायंस इंडस्ट्री मुंबई से 3 जगह से मुझे ऑफर आ चुके कि आप सीएस मैनेजमेंट ट्रेनिंग के लिए अगर आप अवेलेबल हो तो आ जाइए। वाह वाह, तो एक बहुत बहुत बढ़िया है, बड़ा रहता है बहुत कि बड़ी बात लिस्टेड है। कंपनी से आना ऑफर। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। और मैं तो चाहूंगा कि आपको अच्छे से अच्छी आप ट्रेनिंग करो, अच्छे से अच्छा आप आपका प्रोफेशनल जर्नी कंटिन्यू करो, और जब भी आपको कुछ भी हेल्प लगे, अपनी पूरी यूनिक की टीम आपके लिए अवेलेबल है। वी विल बी डेफिनेटली गाइडिंग यू एज मच एज पॉसिबल। थैंक यू सो मच। एंड मैं थैंक यू रिक्वेस्ट सो मच करूंगा सर। कि जब भी हमको कुछ जरूरत रहे तो प्लीज आपका वैल्यूएबल टाइम एनी देना। एनी टाइम सर, एनी टाइम सर। थैंक यू सो मच। बाय बाय। यस। थैंक यू सर।